हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे क्वेश्चन जो कि आपको मिलने वाले यहाँ पे देखने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैं आपको वीडियो नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए, मस्ती से वीडियो देखते रहिए और फटाफट अपना कमेंट करते रहें। और या तो फिर आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे 30 में इतना नंबर आया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो यहाँ पे देखें, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों के दांतों को देखने के लिए? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो जो दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि दांत जो है बड़ा बड़ा दिखे। इसका इस्तेमाल और भी सोलर कुकर में प्रकाश के लाइट को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है। और इसका डॉक्टर लोग इस्तेमाल कर लिया है ना, दाढ़ी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। मैं एक बार वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा कंफ्यूजन वाला सवाल उसमें डाल दूंगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे बंदे फंसते हैं। और कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है इसमें से? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा अपसारी मतलब क्या होता है। अपसारी को इंग्लिश बोलता है डायवर्जन। क्या बोलता है? डायवर्ज। डायवर्ज मतलब फैलाना, फैलाना, फैलाना। लेंस, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? और अवतल लेंस है जिसको बोलते हैं क्या? अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी। एक होता है अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है कन्वर्ज करना, कन्वर्ज एक जगह जमा करना। उसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है। दर्पण में जो है ना, अवतल दर्पण को अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश को इकट्ठा करना। जैसे कि सोलर कुकर में भी मैं बता रहा था, सोलर कुकर में प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इकट्ठा करना मतलब कन्वर्ज कर रहा, तो उसको बोलेंगे अभिसारी। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो है उसको बोलेंगे क्या? अपसारी। तो दर्पण और लेंस एक दूसरे का उल्टा हो गया ना, हो गया ना उल्टा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक? इनमें से कौन है जो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम या तो एम्पियर। तो विद्युत विभवांतर कैसा मात्रा क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। और आपको पता होना चाहिए विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है W/Q होता है ना, यानी कि कार्य बटा आवेश, है ना, जूल बटा आवेश, इस तरह बोल सकते हैं। W/Q इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर का, ठीक है। अगला सवाल है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है मान? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4। उम्मीद है कि अब तक आपका बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस जा रहा होगा। लास्ट में मुझे आपका रिजल्ट जानना है आपके द्वारा। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि 2 तंत्रिका कोशिका, जो सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है, उसके जो बीच खाली जो स्थान होता है ना, उस स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो आपको पता है इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखें, यह संवेदी अंगों से संवेदना ठीक है ग्रहण करता है। कौन? संवेदना जो ग्रहण करता है। संवेदना का मतलब होता है सूचना। संवेदी अंग के मतलब हो गया जैसे आंख, कान, नाक, चमड़ा, जबान, इस तरह से 5 जो संवेदी अंग है, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनसे जो सूचना को ग्रहण करता है वो कौन सा ग्रहण करता है? ये तंत्रिका कोशिका भाग दिया हुआ है, डेंड्राइट, एक्सॉन, साइटोन। तो सबसे बड़ा जो तंत्रिका कोशिका आप देखोगे स्टार टाइप का बना होता है ऐसे, है ना। मैं आपको इसका बताया भी था, ऐसे जो बना होता है ना। तो इसमें पता क्या होता है? इसमें इसी से निकलता है, इसी से सूचना ग्रहण करता है संवेदना को। ये जो बना हुआ है ना, यही है डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखें, यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन है जो रोकता है? एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। तो देखो, ऑक्सीन पौधों के लिए बेनिफिट करता है, उसको वृद्धि के लिए मदद करता है, मतलब उसको विकास के लिए करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन भी, लेकिन एथिलीन का अलग काम है। एब्सिसिक एसिड है जो कि सभी क्रिया को बाधित करता है, मतलब विकास होने में भी रोकता है, जो पत्ती के तना बढ़ता है उसको भी रोक देता है, कोशिका विभाजन सबको रोकता है। यानी कि ये इसका विरुद्ध कार्य करता है। ये एब्सिसिक एसिड है। क्या है? एब्सिसिक एसिड।
ओके चलिए, और ये जो दिन ये चारों देख रहे हैं, ये पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। याद रख लीजिएगा, सवाल पूछता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो ये चारों के चारों पादप हार्मोन है। ठीक है, एक तो आता है जिब्रेलिन भी आता है, जिब्रेलिन ऑप्शन में नहीं दिया, जिब्रेलिन भी आता है पादप हार्मोन। अगला सवाल है, पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने, डार्विन में, या एसिरियंस ने, या बेबीलियन ने? तो पृथक्करण का नियम जो दिया था मेंडल ने दिया। किसने दिया था? मेंडल ने। इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेंडल। पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल। बस एकदम प्रैक्टिस करते रहो, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहेगा। पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसके द्वारा लिखा गया है किताब? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और पुस्तक का भी नाम द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लिखने वाले कौन है? वाइसमैन है, लैमार्क या लामार्क भी कहता है, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह जो रक्त ले सकता है? रक्त ले सकता है, रक्त लेने का मतलब सभी से। कौन सा रक्त समूह जो सबसे, मतलब सभी से जो है, किसी भी, कोई भी ग्रुप हो, ए बी ओ बी, जो भी हो, सबसे रक्त ले सकता है, और उस ग्रुप का नाम है ए बी। क्या है? ए बी जो है रक्त ले सकता है। इसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रक्तग्राही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तग्राही, मतलब कि रक्त लेने वाला। और ओ के बोलते हैं रक्तदाता। क्या बोलते हैं? रक्तदाता, मतलब डोनर बोलते हैं, ब्लड डोनर। ठीक है, दाता, मतलब ओ जो है ना सबको रक्त दे सकता है, ए बी, लेकिन लेगा तो सिर्फ ओ ही से लेगा। ठीक है, और ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है। ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है। याद रखिएगा, ये दोनों सवाल ज़्यादा आता है कि ए बी सबसे रक्त ले सकता है और ओ बी सबको रक्त डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल, चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चिपको आंदोलन सरकार की नीति थी या उद्योगपतियों की नीति थी? वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास है, या इनमें से सभी? तो ये जो ना वृक्षों को बचाने के लिए एक स्थानीय लोगों का प्रयास था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। तो जानते हैं, आपको पता है कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणन इसके जो मेन नेता थे, इसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो बहुत सा सवाल आता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से, वनों से, पर्यावरण से, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है। अगला सवाल है, केरल में सुरंगम क्या है? सुरंगम, केरल में सुरंगम क्या है? वन का संरक्षण है, आदिवासियों का संरक्षण है, प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है, इनमें से कोई नहीं। तो केरल में जो सुरंगम है, ये प्राचीन में जल संग्रहण की संरचना हुआ करता था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केरल। यहाँ एक डिगबोई नाम का जगह, डिगबोई पढ़े होंगे आप। ठीक है, जो पेट्रोलियम के लिए बहुत ही यहाँ पे सबसे पहला जगह है डिगबोई। पेट्रोलियम प्राप्त करने का जो डिगबोई, जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, वो स्थान है डिगबोई। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार का आर, उसको बोलते हैं क्या? रिड्यूस, आर फॉर रिड्यूस, यानी कि 3 प्रकार का आर बोले तो आर आर आर, है ना, आर आर आर। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, मतलब कि रिड्यूस करना है और फिर उसको रिसाइकल करना है, फिर से उसको बनाना है और फिर से उसको इस्तेमाल करना है। तो ये पर्यावरण बचाने के लिए अगर इस काम करते हैं तो ये पर्यावरण हमारा जो है सुरक्षित रह सकता है। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र का उपयोग जो है रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, रक्तदाब मापने में कौन सा? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या होता है? जो डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं, ब्लड बीपी जो लोग चेक करता है ना, देखते इतना बड़ा लगा रहता है यहाँ पे, और इस तरह से खड़ा रहता है, इसमें 1 2 नंबरिंग गिना रहता है, और जैसे यहाँ पे ये तो रखने वाला रहता है, इसको जैसे ही प्रेस करता है, जो रहता है प्रेस करने वाला, तो ये अपने आप ऊपर जाता है। तो पता चला ये क्या है? यही है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो रक्तदाब। ये बैरोमीटर जो वायु दाब को मापता है। ठीक है, और मैनोमीटर जो गैसों का दाब मापता है। मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापता है। ठीक है, अगला सवाल है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय जो हमारे पेट में है, कौन सा अम्ल है? तो H2SO4, HCl, HNO3, HNO। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्रावित होता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इस 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल देखिए, जल का शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है क्या? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। और आपको पता है शुद्ध जल कौन है? ये वर्षा का जो जल है ना, वर्षा का जल है वो है शुद्ध जल। वर्षा वाला जल है वो क्या है? शुद्ध जल है। रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, नींबू का भी आता है, नींबू का आपको पता होना चाहिए 2.2 से 2.4। अमाशय में आता है 1.1 से 1.2, इस तरह से आता है। ठीक है, कुछ पीएच मान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के पे आप ये भी बाई भी लगा सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन के पे क्या लगता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको चूंकि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम, ये H मतलब हो गया, इसको हम बाई भी बोल सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। CO3 मतलब कार्बोनेट, Na मतलब सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट है वो Na2CO3, ठीक है, N10H2O ऐसे रहता है, ठीक है। ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो अलग हो गया। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaH हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, या कैल्शियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नीलत होता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीलत होता, तो यहाँ पे नीलत होता कि सारा देखो कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का जो यहाँ पे जो अमाउंट दिया ना, कितना भाग पानी पाता है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नीलत होता का जो सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कितना होता है, 5 भाग जो है नीलत होता में पानी पाता है। नीलत होता कि जिसको तुतिया भी बोलते हैं, तुतिया क्या बोलते हैं, तुतिया, ठीक है, नीलत होता। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है, एक मिनट, हाँ। अगला सवाल बोलता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताया था। IUPAC नाम क्या होता है एसिटिक अम्ल का, इसको होता है एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और आपको पता होगा कि इसका जो ये बनाते हैं क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं, तो ये CH3C पे डबल बॉन्ड O रहता है और डबल OH, क्योंकि ये COOH ये है कार्बोक्सिल समूह का, इसलिए एसिटिक अम्ल में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका संरचना सूत्र भी ऐसे बना सकते हैं। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। इसका साधारण नाम ये एसिटिक अम्ल जो है साधारण नाम है, और एथेनोइक अम्ल क्या है इसका, एथेनोइक अम्ल जो है वो है इसका IUPAC नाम। क्या है, IUPAC नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोपेन एवं ब्यूटेन युग्मों में कितने इकाई का अंतर है। तो आप देखें यहाँ पे CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे C4 है, C3 C4, H10 H8 H8। अब H इनको अगर इससे घटा देते हैं तो 4C में से एक C घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C बचेगा। और H10 में से H8 घटेगा तो H2 बचेगा। तो ये देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं समायवी बोलते हैं। आपको मैं बताया था समायवी, एक लॉन्ग सवाल में आता है कि इसमें समायवी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है, मतलब एक चैन सिस्टम बनाता है, मतलब प्रोपेन ब्यूटेन है ना, मिथेन इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरह जो होता है आपस में दोनों का जो डिफरेंट रहता है CH2 के बीच का जो है अंतर रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग जानते हैं आपको, तो वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं वो होता है क्षार धातु। क्या होता है, क्षार धातु। आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग, कितना वर्ग है, 18 वर्ग है, और 7 जो है आवर्त है। क्या है, 7 जो है आवर्त है, पता है आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त है। और ये वर्ग कैसे होता है, इस तरह से खड़ा जो होता है, ये होता है वर्ग, ठीक है। और आवर्त होता है इस तरह से क्षैतिज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल बोलता है क्या, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है। वर्ग 18 जो लास्ट टाइम, जिसको वर्ग 18 को बोलते हैं निष्क्रिय गैस ही बोलते हैं। निष्क्रिय मतलब किसी से क्रिया करता ही नहीं, निष्क्रिय गैस ही बोलते हैं इसको, निष्क्रिय गैस, ठीक है। तो इसका जो संयोजकता होता है शून्य होता है। जैसे हीलियम देख लीजिए, नियॉन देख लीजिए, ठीक है। तो नियॉन का जैसे 10 होता है ना, तो 2 8 हो गया। तो इसका संयोजकता क्या बना, कुछ नहीं, मतलब ना तो ये किसी से लेगा ना तो देगा, क्योंकि 8 अष्टक तो इसका पूरा होया हुआ है, ठीक है। इस तरह जेनॉन देखो, रेडॉन देखो, बहुत सारे यहाँ पे और है, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, और भी यहाँ पे है, ठीक है। 6 7 और टोटल 5 6 टोटल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। जब सिनेबार को गर्म करते हैं तो कैसे बन जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। अब पुनः जो गर्म करने पर उसको फिर से जब गर्म करते हैं तो धातु जो एक धातु बन जाता है, और उस धातु का नाम क्या है, PTZnCOHg, उस धातु का नाम है Hg, ठीक है। यानी कि ये Hg किसको बोलते हैं, Hg किसका नाम है, Hg है पारा का नाम। पारा बोले तो मरकरी, क्या बोलते हैं इसको, मरकरी बोलते हैं। तो याद रखें मरकरी का अयस्क क्या है, सिनेबार, यानी कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है या मरकरी का अयस्क है, ठीक है। अगला सवाल बोलते हैं धातु विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक बोले तो जिससे मतलब व्यापारिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग मीटर का यूज करते हैं ना, उसमें यूज बोलते हैं यूनिट, कितना यूनिट बिल उठा बोलते हैं ना। मीटर जब इस्तेमाल करते हैं तो घर में बिजली बिल आता है तो बोलते हैं कितना यूनिट बिल हुआ। तो ये यूनिट जो बिजली बिल वाले होते हैं यूनिट मापता है, ये किलोवाट, ये सब
मतलब हमको उसको यूनिट चाहिए, क्योंकि व्यापारिक मात्रक यहाँ पे क्या बोला गया, यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। हालांकि अधातु जो है द्रव्य के रूप में नहीं पाया जाता। ठीक है, अधातु ठोस के रूप में पाया जाता है, चूर चूर हो जाए। ठीक है, ठोस के रूप में पाया जाता है या तो गैस के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य क्या बोला गया, द्रव्य के रूप में होता है, तो वो हो जाएगा क्या, हमारा आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। आपका एक होमवर्क यहाँ पे रहेगा, कौन ऐसा धातु है, अधातु धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, अभी नीचे कमेंट करना। ठीक है, वीडियो को पहले कमेंट कर लेना। ठीक है, पहला होमवर्क हो गया, कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। दूसरा होमवर्क आपको लिखेंगे, कौन ऐसी धातु है, कौन ऐसा धातु है जो जिसको काटा जा सकता है, जिसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ये हुआ। ठीक है, और आपको तीसरा होमवर्क दे रहे हैं, 5 जो है अधातु का नाम बताइए, 5 अधातु का नाम बताइए। ठीक है, जो गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, जो गैस के रूप में रहता है। ठीक है, 5 ऐसा अधातु का नाम बताना जो गैसीय रूप में, मतलब गैस के रूप में रहता है, द्रव्य नहीं, ठोस नहीं, गैस के रूप में रहता है। ठीक है, ये 3 होमवर्क आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मोटर, देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों लोगों को, सर विद्युत मोटर और जनरेटर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। विद्युत मोटर, मैं इसको बहुत बार, जब भी सवाल आता है तो मैं आपको बताता हूँ। विद्युत मोटर देखते हैं, ऐसे आप मोटर किसको समझ रहे हैं, खास करके जो आम लोग जो है मोटर समझते हैं, जो पानी वाला जो मोटर बैठा था बोलते हैं मोटर बैठ गया, है ना, उसी बोलते हैं मोटर। हमारे घर में मोटर बैठा हुआ, मतलब पानी वाला जो बटन दबाए चालू हो गया। तो मोटर को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब कैसे करते हैं, बटन स्विच ऑन करते हैं, चालू होता है। तो हम इसमें विद्युत धारा डालें और उसमें एक यांत्रिक ऊर्जा जेनरेट हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है जेनरेट होता है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और एक जो जनरेटर होता है, जनरेटर देखेंगे, जनरेटर को स्टार्ट करते हुए देखेंगे, जनरेटर को आप डायनमो भी बोलते हैं, इसको डायनमो का भी सेम दोनों का है। ठीक है, जनरेटर हो या डायनमो हो, जनरेटर देखिए कैसे करता है, हाथ से पहले हैंडल घुमाता है तब चालू होता है, मतलब उसको पहले यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, पहले घुमाते हैं, जो उसका मशीन जो है उसको पहले हीट किया जाता है, यांत्रिक एनर्जी पैदा किया जाता है उसको घुमा करके, तब उससे एनर्जी निकलता है। यानी कि जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। और एक यहाँ पर ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये जो बैटरी होता है ना, बैटरी, इसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है, इससे जो है विद्युत ऊर्जा निकलता है। अगला सवाल पढ़ें कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। ये फोकस दूरी वाला भी बड़ा कंफ्यूजन करता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। और अवतल लेंस रहे, अवतल लेंस या तो फिर अवतल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये बात तो आपको याद होगी, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, इन दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखें। अगला सवाल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, पावर माइनस में हमेशा होता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो गया इसका आंसर। और अगर आपसे बोल दिया कि एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये एक आवेश बोलेगा तो इतना, और एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये बात आप याद रखें अच्छी तरीके से। अगला सवाल पढ़ते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो निकेल, क्रोमियम, नाइट्रोजन, कार्बन, निकेल, कार्बन, या तो फिर नाइलॉन या क्रोमियम। तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है। क्या होता है, निकेल और क्रोमियम जो है तत्व मिला होता है। अगला सवाल और लास्ट सवाल, सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण बताइए। सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण क्या है, सोना, तांबा, चांदी। तो चालक पदार्थ जिससे बिजली जो है प्रवाहित होती है, और सबसे अच्छा चालक वो है चांदी। क्या है, चांदी है, सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। और आपके लिए चौथा होमवर्क जो आपको मिलने वाला, ये देखिए चौथा होमवर्क ये है, मानव शरीर में, नोट कर लीजिए। ठीक है, और नीचे कमेंट करेंगे, मानव शरीर में जो ग्रंथि जो होता है ना, उन 5 ग्रंथि का नाम लिखिए। 5 ग्रंथियों का नाम बताएं।
ठीक है, मैं मतलब आपको एक रिमाइंड करवा रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे इसका होमवर्क मैं बढ़ाते जाऊंगा, इसका काम पूछूंगा, इसका ही पूछूंगा, ठीक है। तो अभी से मैं शुरू किया हूँ होमवर्क देने के लिए, तो आप इस होमवर्क को पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। और आप एक बार फिर से मुझे 5वां होमवर्क ये है, फिर से आप रिमाइंड करेंगे अपने 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 आप को कि किस लेंस में, देखो पहले किस दर्पण में, किस दर्पण को अभिसारी, किस दर्पण को अपसारी, और किस लेंस को अभिसारी और किस लेंस को अपसारी कहते हैं। 5 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है। किस दर्पण को अपसारी और अभिसारी कहते हैं, और किस लेंस को अपसारी, किस लेंस को अभिसारी। एक ही कमेंट में करना है, बार बार नहीं, एक ही बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करने के बाद मुझे पहले ये कमेंट कीजिए कि आपको कितना नंबर आया 30 में से, 30 में 30 आया कि नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है बहुत दिन से पढ़ रहा था, 30 में 30 आएगा। और इन सभी होमवर्क का मुझे जवाब आना चाहिए, ठीक है। जिसका मैं ये करूँगा ना, ये वाला समझ रहे ना, बात को समझते, ये दिल वाला, हार्ट वाला, तो समझ लेना कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, टाइम लगेगा तो मैं कर देंगे। वीडियो मजा आया, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए, रोज आपको, देखो रोज अब से ना क्लास यहाँ पे आपको सुबह 6 बजे क्लास चलेगी, 8 बजे भी एक क्लास शुरू हो गई, 8 बजे सुबह चलेगी, फिर 9 बजे सुबह चलेगी क्लास, ठीक है। 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उसके बाद फिर 12 बजे क्लास चलती है मैथ क्लास, ठीक है। 3 बजे क्लास चलती है और 6:30 बजे क्लास चलेगी, और एक क्लास आपको 9 बजे शुरू होने वाला, 9 बजे PM को, ठीक है। तो और 6:30 बजे जो है यहाँ पे मैं लाइव आऊँगा, बाकी सब प्रीमियम वीडियो चलेगा। तो फटाफट रेडी रहो आप अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।